O31 हिंदी अध्याय 151। चाहे रास्ते में कोई भी बाधा आ रही हो, हम उसे भेदते हैं लेकिन अपनी गति कम नहीं करते। तीनों सुपर अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अभी भी राहेल के पास सबसे अधिक हत्याएं हैं। राहेल की तीर छोड़ने की गति सामान्य से अधिक थी। न केवल वह, मैक्स और विलियम भी रास्ते में आने वाले राक्षसों पर हमला करने के लिए वनस्पतियों को छोड़ रहे थे। मैं भी अपने कौशल को किसी भी राक्षस पर हमला करने के लिए तैयार रखता हूं जो संरचना का उल्लंघन करता है, लेकिन कोई भी राक्षस ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वे संरचना तक पहुंचने से पहले ही मारे गए थे। 20 मिनट में हम इतने निकट पहुंच गए कि लड़ाई की हल्की आवाज सुनाई देने लगी और तब तक 1000 से अधिक धनवंतरी मारे जा चुके थे। हल्की लड़ाई की आवाज सुनकर हमने अपनी गति फिर से बढ़ा दी और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षस को काट डाला। मैं उन राक्षसी शरीरों को देखकर निराश हो जाता हूं जिन्हें हम पीछे छोड़ रहे थे, बहुत सारे राक्षसी को। यदि कोई पिछले आधे घंटे में मारे गए सभी राक्षसों के राक्षस कोर को बेच दे तो वह करोड़ों कमा सकता है। हम पूरी गति से दौड़ते रहे और जैसे जैसे हम नजदीक आते गए, लड़ाई की आवाजें और तेज होती गईं। जब तक हम लड़ाई वाले स्थान पर पहुंचे, मैं लड़ाई का दृश्य देखकर अचंभित रह गया, लेकिन ये भी समझ गया कि दूसरे समूह को सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता क्यों होगी। चलो हमला करते हैं, मैक्स ने कहा जब हम युद्ध के मैदान के पास पहुंचे। हमें लड़ाई देखने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। मैक्स के साथ हम सभी लड़ाई देखते हुए पागलों की तरह युद्ध के मैदान की ओर भागे। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां 4000 से अधिक राक्षस लगभग 1000 लोगों से लड़ रहे हैं और लोगों की हालत बहुत खराब है। शरीर के वे सभी अंग जो कवच की सुरक्षा में नहीं थे, लाल रंग के हो गए हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं और लोग बहुत दुखी राक्षस जैसे दिख रहे हैं। राक्षस प्रजातियों से इससे कम की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जो शरारतों के लिए प्रसिद्ध है और कुछ में तो क्रूरता की भी झलक मिलती है। वे बंदर प्रजाति के हैं, ये बहुत क्रूर दिखते हैं और वेस्टब्लिड में मेरे सामने आए अन्य बंदर राक्षसों से थोड़े अलग हैं। वे असाधारण रूप से तेज हैं। हालांकि अधिकांश बंदर राक्षस अपनी गति और चपलता के लिए प्रसिद्ध हैं, ये असाधारण रूप से तेज हैं। उनकी गति थोड़ी सी होगी, जो कि सबसे तेज राक्षस है जिसे मैंने कभी देखा है। ये बंदर उन सभी बंदर राक्षसों के समान आकार के हैं जिन्हें मैंने देखा है। उच्च स्तर वाले थोड़े बड़े हैं और सभी हल्के हरे रंग के हैं। इन बंदर राक्षसों के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि उनके पंजे सामान्य राक्षसों की तरह पंजे नहीं थे। उनके पंजे ऐसे दिखते थे जैसे वे हवा के ब्लेड से बने हों। वे लगभग 5 इंच लंबे थे। उनके पंजों को एक बार देखने से ही लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाता था, वे इतने तीखे होते थे। जैसे ही हम युद्ध के मैदान की ओर भाग रहे थे, मैंने देखा कि जिल ने अपने भंडार से मुखौटा निकाला और अपने सिर पर लगा लिया, जो तुरंत सक्रिय हो गया और एक चिकने हेलमेट में बदल गया जिसने उसके सिर और गर्दन को ढक लिया तथा उसके पूरे शरीर को ढक लिया, सिवाय उसके हथेलियों के जो उसकी तलवार और ढाल को पकड़े हुए थे। न केवल वह बल्कि कई लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। मैं समझ सकता हूं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बंदर असाधारण रूप से क्रूर होते हैं और सिर पर हमला करना पसंद करते हैं, और जिन लोगों से ये लड़ते हैं उनके सिर पर ये कई बार घाव कर देते हैं। मेरे पास भी मास्क था और अगर मुझ में इसे धारण करने की शक्ति होती तो मैं ये काम जरूर करता। नीले बंदरों ने तुरंत लोगों के एक बड़े समूह को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। बिना किसी डर के वे भी बड़ी संख्या में उनकी ओर दौड़ पड़े। बिना किसी डर के वे अपनी ऊंची आवाज और पवन पंजों से बने पंजों के साथ हमारी ओर दौड़ रहे हैं। जल्द ही हमारे बीच केवल 10 मीटर की दूरी रह गई और मैं उनकी आंखों में शरारत, क्रूरता और पागलपन की लकीरें साफ देख सकता था। फायर स्ट्राइक! मैंने चिल्लाते हुए चांदी की आग की बोल्ट को मेरी ओर आ रहे नीले बंदर पर छोड़ा और उस फायर बोल्ट को देखे बिना अपनी आस्तीन पर काट लिया जिसे मैंने अभी छोड़ा था। मैंने बस आस्तीन में औषधि रखने की छोटी सी तरकीब में सुधार किया। अब मैंने अपनी दोनों आस्तीन के चारों ओर पर्याप्त जगह सिल दी थी, इसलिए मैंने उनमें अधिक औषधि या ट्रीट दिल के टुकड़े डाल दिए। ओह जैसे ही कमजोरी दूर होने लगी, मैंने देखा कि एक बंदर अपनी आंखों में अत्यधिक क्रोध लिए अस्थिर लेकिन तेजी से मेरी ओर आ रहा है। मैं चूक गया। ये पहली बार था जब मेरी फायर स्ट्राइक स्किल चूक गई थी। आमतौर पर आग का बोल्ट किसी भी राक्षस के लिए चकमा देने के लिए बहुत तेज होता है। राक्षस बहुत तेज गति से मेरी ओर झपट रहा है। अगर मैंने दूसरे क्षण में कुछ नहीं किया तो मैं निश्चित रूप से उन पवन ब्लेड पंजों से गंभीर रूप से घायल हो जाऊंगा। मैं हिला नहीं और उसे अपने करीब आने दिया। मैं उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान देख सकता हूं क्योंकि उसने मुझे हिलते हुए नहीं देखा। जैसे ही वह मेरे इतने करीब आ जाता है कि वह हवा में हिल नहीं पाता,
मैं अपनी तलवार हिलाता हूं और मेरे होठों पर मुस्कुराहट की एक चाप बन जाती है, और मैं मन ही मन चिल्लाता हूं, पकड़ा। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर। मैंने 3 ज्वारों की शक्ति को एक साथ सक्रिय किया। मेरी तलवार जो सामान्य गति से चल रही थी, अचानक तेज हो गई। नीले बंदर के चेहरे पर एक भयभीत अभिव्यक्ति दिखाई दी, ये देखते हुए कि मेरी तलवार से बचने का कोई मौका नहीं है। उसकी आंखों में पागलपन दिखाई दिया क्योंकि उसने अपने पंजे पूरी तरह से मेरे सिर की ओर बढ़ा दिए, लेकिन अफसोस जब उसके पंजे मुझसे कुछ इंच दूर थे, मेरी तलवार उसकी गर्दन पर थी। पचा सी ये राक्षस की गर्दन पर छोटी सी बाधा महसूस हुई, लेकिन मैंने कौशल को अधिक मन प्रदान किया जिससे यह एजोर बंदरों की गर्दन काटने में सक्षम हो गया, इससे पहले कि वह कोई शरारत कर सके या मेरे हमले का सामना कर सके। धप! नीले बंदर के 2 टुकड़े धड़ाम से जमीन पर गिरे। ये तो बहुत करीब था। मैंने कुछ सांसें लेते हुए कहा, यदि मुझे आक्रमण के रूप में 3 उग्रज्वारों का प्रयोग करने का विचार न होता तो मैं निश्चित रूप से घायल हो जाता। यहाँ तक कि अगर मैंने अपनी ढाल का उपयोग किया होता तो ये कठिन होता क्योंकि यह हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती, क्योंकि इन नीले बंदरों का तात्विक लगाव होता है, अर्थात हवा से लगाव होता है। इससे उनकी गति तीव्र हो जाती है और वे हवा के प्रति अपनी आत्मीयता तथा बंदर राक्षस की अंतर्निहित चपलता के कारण हवा में कई कार्य कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों में मैं आक्रमण के बजाय तीव्र गति से चलने के लिए थ्री रेंजिंग टाइड्स कौशल का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने आने वाले अधिकांश राक्षसों की रक्षा क्षमता अधिक है और थ्री रेंज स्ट्राइक का प्रयोग करने पर वे और अधिक परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करते। मेरी मुख्य आक्रमण विधि मेरा नाइट ग्रेड कौशल फायर स्ट्राइक है, क्योंकि यह किसी भी विशेषज्ञ स्तर के राक्षस को मार सकता है, चाहे उसकी रक्षा कितनी भी उच्च क्यों न हो। मैंने पिछले 2 दिनों में 3 शीर्ष विशेषज्ञ ग्रेड राक्षसों को मार डाला था और वे सभी मेरे चांदी के फायरबोल्ट द्वारा मारे गए थे। इन नीले बंदरों के बारे में एक बात ने मुझे चौंका दिया, वे इस जंगल में अन्य राक्षसों की तुलना में थोड़ी बुद्धि रखते हैं। ये बुद्धिमत्ता पागलपन से भरी हुई है, लेकिन फिर भी यह बुद्धिमत्ता है। मुझे इस बात से सावधान रहना होगा कि वे कोई चालाकी न करें। जैसे ही मैं गहरी सांस ले रहा था, मैंने एक प्रारंभिक स्तर के नीले बंदर को आते देखा। बिना समय बर्बाद किए मैंने अपना कौशल सक्रिय कर दिया। आग का हमला। धप! मैंने एक और नीला बंदर मार दिया और औषधि पी ली। हमें लड़ाई में प्रवेश किए 1 घंटा हो गया है, लेकिन इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हमें लड़ते हुए 1 घंटे से अधिक समय हो गया है और हमने लगभग 3/4 राक्षसों को मार दिया है। अब केवल हजारों राक्षस ही बचे हैं। 1/4 लोग तो लड़ भी नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई राक्षस नहीं है। मैंने पहले एजियोर बंदर को मारने के बाद पहले से ही ट्रीट हॉट से पोषण पर स्विच कर लिया था। मेरे पास बहुत कम ट्रीट्स हॉट है और मुझे उन्हें भविष्य की लड़ाइयों के लिए बचाना है। यह एक कारण है, लेकिन मुख्य कारण यह है कि मेरे कौशल 9 रेजिंग स्ट्राइक उपयोगी हैं। मैंने इसका प्रयोग आरंभिक और मध्य स्तर के विशेषज्ञ ग्रेड एजियोर बंदरों के विरुद्ध किया, लेकिन ये शीर्ष स्तर के एजियोर बंदरों के विरुद्ध बेकार है। ये सबक मैंने बड़ी कठिनाई से सीखा है। मेरे चेहरे पर एक लंबा निशान इसका सबूत है। यद्यपि मैंने उस चोट को ठीक करने के लिए ट्रीट हॉट खाया था, लेकिन मेरे चेहरे पर अत्यंत धुंधली रेखा देखी जा सकती थी। पिछले कुछ घंटों में मुझे केवल यही चोट नहीं लगी थी, मेरे चेहरे पर हल्के निशान दिखाई दे रहे थे तथा चेहरे और गर्दन पर भी निशान दिखाई दे रहे थे। ये नीले बंदर बहुत चालाक होते हैं और इनसे निपटने में सावधानी बरतनी पड़ती है। खुश! अचानक हुए हमले से पंजे को बचाते हुए मैंने अपनी तलवारें उसकी ओर घुमाई, लेकिन वह मेरी हमले की सीमा से आगे निकल गया। लेकिन अगले ही पल उसने मुझ पर फिर से हमला कर दिया। इस बंदर के बारे में एक और खास बात यह है कि वे लगातार हमला करते रहते हैं। मैं उसके हमलों से बचते हुए उससे लड़ता रहा और अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। आहा! उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर फिर से हमला किया। मैंने भी अपनी तलवार उसकी ओर घुमाई। भाड़ में जाओ! मैंने जोर से कहा क्योंकि उसने मेरे हमले को चकमा दे दिया और मेरे सिर के बालों पर एक लकीर छोड़ दी। यह अच्छी बात है कि मैं समय पर चकमा दे गया, अन्यथा उसके पंजे मेरे सिर पर गंभीर घाव कर देते। उसने मुझे चिढ़ाया और हमला किया। शरारती क्रूरता के साथ वह मेरी ओर आया। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया जिससे वह और भी अधिक आत्मविश्वास से मेरी ओर आया। फायर स्ट्राइक! मैंने उस समय हमला शुरू किया जब वह नीला बंदर केवल 2 मीटर दूर था। ये दूरी बहुत अधिक लग सकती है और कोई सोच सकता है कि इसे आसानी से टाला जा सकता है, लेकिन ये कठिन है। चांदी के अग्नि बोल्ट की गति इतनी तेज थी कि उसे नीला बंदर की खोपड़ी तक पहुंचने में केवल 1 माइक्रोसेकंड ही लगा। धप! यह जमीन पर गिर गया और इसके सिर में एक छोटा सा छेद हो गया।
ये हमला जल्दबाजी में किया गया लग सकता है, लेकिन ये बहुत योजनाबद्ध था। ये बंदर बहुत ही चतुर और सतर्क है। उन पर सामान्य तरीके से हमला करने से उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वे अपनी गति और चपलता से प्रभावी ढंग से चकमा दे सकते हैं। इन राक्षसों को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके कुछ हमलों का सामना करें, उन्हें अति आत्मविश्वासी बना दें और फिर उन पर हमला करें। आप निश्चित रूप से एक ही हमले में उन्हें मार देंगे। ये देखते हुए कि अब मैं स्वतंत्र हूं और मेरे साथियों को अधिक मदद की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक पेड़ के तने पर बैठने का निर्णय लिया। मैं अभी भी बचे हुए राक्षस के प्रति सतर्क हूं, लेकिन मेरा अधिक ध्यान उस लड़ाई पर है जो मैंने अभी अभी लड़ी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक राक्षस मारे जाने लगे और मैंने भी अपने साथी को एक नीला बंदर मारने में मदद की, जबकि उसने चालाकी से अपने साथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जल्द ही राक्षसों की संख्या कम रह गई और वे भी हर सेकंड में मारे जा रहे थे। मैं अभी अपनी युद्ध रणनीति पर विचार कर रहा था, तभी हजारों राक्षसों की तेज आवाज सुनाई दी। ऊ आह, एक ऊंची आवाज हम पर गूंजी और फिर अचानक घने पेड़ से हजारों नीले बंदर बाहर आ गए। उनकी संख्या कम से कम 6 से 7 हजार होगी। इतनी संख्या देखकर मेरे हाथ में तलवार कांपने लगी, लेकिन मैंने जल्दी से अपनी उग्र भावनाओं पर नियंत्रण किया और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। भागने का कोई विकल्प नहीं है, और चूंकि ये राक्षस निश्चित रूप से पीछा करते हैं और शिकार करते हैं, इसलिए विकल्प पूरे दिल से लड़ना और अंत में जीत हासिल करना है। मुझे सामान्य से कुछ अधिक राक्षसों से लड़ना होगा। मैंने जंगल से हरे रंग की एक भीड़ को निकलते देख खुद को सांत्वना दी। ऐसा लग रहा था जैसे हरे रंग की एक परत बिना रुके आगे बढ़ रही है। राक्षस की संख्या देखकर निश्चित रूप से किसी के भी दिल में डर पैदा हो सकता है। मैं तो बस यहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद पर नियंत्रण रखा और हरे रंग की परत को हमारी ओर आते देखा। राक्षसों की भीड़ को हम तक पहुंचने में करीब 1 मिनट का समय लगेगा। काय, मैंने कहा, क्योंकि मैंने देखा कि 3 लोग जंगल की ओर भाग रहे हैं। क्या वे मूर्ख हैं? मैंने उन्हें भागते हुए देखकर कोसा। केवल बड़े समूह या सुपर एलीट जैसे पावरहाउस ही अकेले शिविर में जीवित रह सकते हैं। ये कमीने जो भाग रहे हैं वे भागने के 1 दिन बाद भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हॉन्फ, इससे पहले कि मैं उन्हें फिर से श्राप दे पाता, 3 शुद्ध सफेद तीर उनके सिर में घुस गए और तरबूज की तरह फट गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर में कोई छोटी सी आतिशबाजी फूट गई हो। जब मैंने उस सफेद तीर की दिशा का अनुसरण किया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने राहेल को एक सफेद धनुष पकड़े देखा जो किसी राक्षस की बनी हड्डी जैसा लग रहा था। धनुष सुंदर है, इस पर कुछ डिजाइन उकेरे गए थे जिन्हें मैं दूर से नहीं देख सकता था। ये कलाकृति नहीं है। धनुष की सुंदरता को देखकर मैंने मन ही मन कहा, हमने जो कलाकृति इस्तेमाल की थी उसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि उनका डिजाइन एक जैसा था, लेकिन ये धनुष पूरी तरह से अलग है। 1 मिनट रुको, क्या ऐसा हो सकता है? मेरा दिमाग इस संभावना का अनुमान लगाते हुए कांप उठा, लेकिन जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही ज्यादा मुझे यकीन होता है। जब मैं लीग ऑफ हीरोज के पिछले मैचों को देखता हूं, तो मुझे ऐसी कलाकृतियां कई बार देखने को मिली हैं, विशेष रूप से टॉप 50 मैचों में, जहां लगभग सभी में ऐसी कलाकृतियां हैं। टोटेम कलाकृति, किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह सही है कि यह टोटेम कलाकृति है। कहा जाता है कि ये कलाकृतियां हमारे द्वारा इस्तेमाल की गई कलाकृति से पूरी तरह से अलग श्रेणी की हैं। इससे पहले कि मैं उस टोटेम आर्टिफैक्ट की प्रशंसा कर पाता, उससे भी अधिक एजियोर मोलिक की भीड़ हम पर टूट पड़ी। लगभग 2000 लोग लगभग 8000 राक्षसों से लड़ेंगे। यद्यपि हम 1000 लोगों ने कई बार 5000 से अधिक की भीड़ से लड़ाई की और वे बी ग्रेड के राक्षस थे, लेकिन उनमें कोई खास अंतर नहीं था। जिन राक्षसों से हमने पहले लड़ाई की थी, वे ज्यादातर ताकत और रक्षा उन्मुख राक्षस थे, न कि गति उन्मुख राक्षस जो हमारी ओर आ रहे थे। यह एक गति उन्मुख राक्षस है, जिससे निपटना बहुत कठिन है, तथा इन नीले बंदरों में गति और चपलता दोनों है, तथा इनके पवन पंजे को मत भूलिए, जो किसी भी मांस को मक्खन की तरह फाड़ सकते हैं। इससे पहले मैंने देखा कि एक नीला बंदर ने लड़की के मंदिर में छेद कर दिया था और फिर उसके चेहरे को क्षत विक्षत कर दिया था। मैंने अपना सिर हिलाकर उस दृश्य को अपने दिमाग से निकाल दिया और अपना ध्यान आकाशीय बंदरों के उस समूह पर केंद्रित कर दिया जो बस हमसे भिड़ने ही वाले थे। नीला बंदरों के झुंड को आते देख मुझे एक कष्टदायक निर्णय लेना पड़ा। मुझे अपने ग्रेड 1 बूट का त्याग करना पड़ा ताकि मैं ग्रेड 1 मास्क पहन सकूं। मेरी गति का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम मेरा सिर सुरक्षित रहेगा। जब मैं 2 या 3 एजियोर बंदरों के खिलाफ लड़ रहा हूं तो मैं अपने सिर की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन 5 या 6 के खिलाफ ये वास्तव में कठिन होगा।
सबसे अच्छा विकल्प सुरक्षा के लिए गति का त्याग करना होगा और मैंने वही किया। सभी सुपर अभिजात वर्ग अपने व्यापक हमले कर रहे हैं और हर सेकंड में दसियों राक्षसों को मार रहे हैं। विभिन्न रंगों की चमकदार कलाबाजियां बंदरों के झुंड पर टूटती नजर आईं। ये दृश्य सचमुच आनंद देने वाला होता यदि हजारों नीले बंदरों की ऊंची आवाज वाली चीखें दूर से ही मेरे सिर में दर्द पैदा न कर रही होती। मैंने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी ढाल तैयार कर ली। जैसे ही मैंने 24वीं चाल के सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का परिभ्रमण किया, मुझे आशा है कि यह लड़ाई मुझे 5वीं मुहर बनाने का मौका देगी। ओह राक्षस का सागर आया। जैसे ही वे मुझसे 15 मीटर की दूरी पर पहुंचे, 6 नीले बंदर बड़े समूह से अलग हो गए और मेरी ओर आए। उनमें से 2 प्रारंभिक स्तर के थे, जबकि अन्य 4 मध्य स्तर के थे, और सभी 6 एक साथ मेरी ओर झपटे। फायर स्ट्राइक। मैंने अपना कौशल सक्रिय किया और आग का चांदी का बोल्ट छोड़ा और बिना देखे मैंने पेड़ के दिल का टुकड़ा खाने के लिए अपनी आस्तीन काट ली। मैंने अपने नाइट ग्रेड कौशल का उपयोग किया क्योंकि यह एकमात्र मौका है जब मुझे इस कौशल का उपयोग करने का मौका मिलेगा। जब 6 नीले बंदरों ने एक ही समय में मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस कौशल का उपयोग कर पाऊंगा। जैसे ही मैं इस कौशल का उपयोग करता हूं, एक अत्यधिक कमजोरी मेरे पास आती है और मुझे या तो ट्रेंट का दिल खाना पड़ता है या मैना पोषण खाना पड़ता है, लेकिन मुझे पोषण पीने का मौका नहीं मिलता क्योंकि एक बार इन राक्षसों को कमजोरी का एहसास हो जाने पर उनका हमला अधिक उग्र और अथक हो जाता है। इन बंदरों को मारने के लिए ज्यादातर मुझे 9 रेजिंग स्ट्राइक पर निर्भर रहना होगा और राक्षसों की संख्या 1 या 2 तक कम हो जाने के बाद ही मैं फायर स्ट्राइक का उपयोग करने में सक्षम हो पाऊंगा। मैं नीला बंदर का शरीर जमीन पर गिरते देख काफी आश्चर्यचकित हुआ। मैंने सोचा कि मेरा हमला ज्यादातर चकमा दे गया या किसी अन्य भाग पर लगा, लेकिन सौभाग्य से यह सीधे उसके सिर में लगा, जिससे वह एक ही वार में मर गया। लेकिन मेरे पास उसे मारने का आनंद लेने का कोई समय नहीं था क्योंकि बाकी 5 राक्षस सीधे मेरे सामने थे और उनकी आंखों में अत्यधिक क्रोध था। मुट्ठी ज्वार, क्लैंक क्लैंक, बैम, टंक टंक, सभी 5 राक्षसों ने एक ही समय में मुझ पर हमला किया। अपनी गति बढ़ाने के लिए मैंने 9 उग्र ज्वारों का पहला ज्वार प्रसारित किया क्योंकि मैं अपनी श्रृंखला को सक्रिय नहीं कर सकता था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। नीले बंदरों ने फिर से मेरी तलवार ढाल पर हमला किया, लेकिन मध्य स्तर के 2 बंदरों ने उन्माद में मेरे सिर को विशेष रूप से निशाना बनाया। यह अच्छी बात है कि मेरा पूरा शरीर मेरे कवच और मास्क द्वारा सुरक्षित है, लेकिन मेरे शरीर में प्रवेश करने वाले तीखे झटकों के कारण मुझे अभी भी चोटें आती रहती हैं। उनके तीखे पंजों का बल मेरे शरीर के अंदर तक पहुंच गया था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दर्जनों तीखे चाकू मेरे शरीर में घुस रहे हों, विशेष रूप से 2 मध्य स्तरीय नीले बंदरों का हमला जो मेरे सिर को निशाना बना रहे थे। फुटकार। मैंने अपनी तलवार घुमाई, लेकिन नीला बंदर आसानी से चकमा देकर मुझ पर फिर से हमला कर दिया। पहला ज्वार, दूसरा ज्वार, तीसरा ज्वार। मैंने 3 ज्वारों पर शक्ति सक्रिय की और अपने 2 बंदरों को घुमाया जो मेरी ओर आ रहे थे। आकार। वे चकमा देते हैं, भले ही मैं 3 ज्वारों की शक्ति का एक साथ उपयोग कर रहा हूं। एक बंदर की पूंछ पर छोटे बालों को छोड़कर मेरा हमला ज्यादा कुछ करने में सक्षम नहीं है। कम से कम बंदर की पूंछ पर थोड़ा दर्द देना तो बदला माना जा सकता है, ये देखते हुए कि उन्होंने मेरे बाल कैसे बिगाड़ दिए। मुझे तीनों चालों की शक्ति का पुनः उपयोग करने से पहले 4 मिनट का आराम करना होगा। यदि मैंने 5वीं मुहर बना ली, तो मुझे 3 बार पुनः ज्वार का उपयोग करने से पहले मुश्किल से 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। टुन टुन टुन। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन इन नीले बंदरों को पता चल गया है कि जितना अधिक वे मेरे हेलमेट पर मारेंगे, मुझे उतना ही अधिक दर्द और परेशानी महसूस होगी। वे हर मौके पर मेरे सिर पर हमला करते रहते हैं, एक पल के लिए भी मेरे सिर को नहीं छोड़ते। मुझे सिरदर्द महसूस हो रहा है, सिर की नसें इतनी अधिक फूल गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि वे किसी भी क्षण फट जाएंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़ाई और अधिक तीव्र होती गई। मेरे शरीर में हर सेकंड बिना रुके एक हमला हो रहा था। मैंने कई बार सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की दीवार को तोड़कर 5वीं मुहर बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। हर बार जब मैंने दीवार को तोड़ने की कोशिश की, तो मैं कम गति के कारण असफल रहा। मैंने अपनी गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा क्योंकि मैं दर्द सहन कर सकता था। पिछले 25 मिनट में मैंने 4 बार अपने कौशल का प्रयोग किया, लेकिन छोटी मोटी चोट पहुंचाने और कुछ बाल काटने के अलावा बाकी सभी विफल रहे। सब कुछ ठीक रहा। मेरा सिर दर्द से सचमुच गूंज रहा है क्योंकि मैं अपने कानों के पास उनकी ऊंची चीखें सुन रहा हूं। ये तो ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर है।
मैंने मन ही मन कहा जब मैंने देखा कि 3 बंदर एक साथ सामने से हमला कर रहे हैं। पहला ज्वार, दूसरा ज्वार, तीसरा ज्वार। मैंने 3 ज्वारों पर एक साथ शक्ति सक्रिय की जब राक्षस मुझसे केवल आधा मीटर दूर था। जब मेरी तलवार कौशल की शक्ति से उनकी ओर घूमी तो उनकी क्रूर आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन डर की कोई भावना नहीं थी क्योंकि वे आसानी से बीच हवा में किसी भी हमले को चकमा दे सकते थे। बाईं ओर डोडसन को बाईं ओर माना जाता है जबकि दाईं ओर का राक्षस दाईं ओर है, लेकिन जब मध्य राक्षस चकमा देने वाला था तो उसने खुद को भविष्यवाणी में पाया। यह बाईं ओर या दाईं ओर चकमा दे सकता है क्योंकि यह किसी अन्य राक्षस से टकरा सकता है, क्योंकि इसकी गति मध्य स्तर पर होने के कारण अधिक है जबकि अन्य 2 प्रारंभिक स्तर पर है और यह आगे की ओर उछलते समय पीछे की ओर नहीं झुकता है। जब तक उसकी आंखों में निर्णय दिखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मेरी तलवार पहले ही उसकी सांसें छीन चुकी थी। कच, मेरी तलवार उस पर सीधी पड़ी और उसकी खोपड़ी को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। हा, ये देखकर मैं पागलों की तरह हंसने लगा कि मैंने एक और मध्यम स्तर के नीले बंदर को मार दिया है। मैं पागलों की तरह हंसता रहता हूं और अपने पागलपन में मुझे नीले बंदरों के उन्मत्त हमले की भी परवाह नहीं रहती। ओह, मेरा दिमाग हिल गया और मैं फिर पागलों की तरह हंसने लगा। अभी पागलपन में मैंने 25वीं चाल की दीवार तोड़ दी थी और मेरे मंदिर में 5वीं मुहर का निर्माण शुरू हो गया था। नवीनतम अद्यतन उपन्यास फ्री वेब नोवेल पर प्रकाशित किए जाते हैं। हा, मेरे मंदिर में 5वीं मुहर बनने के बाद भी मेरी हंसी बंद नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या आ गया था कि मैं हंसता रहा, शायद इस दायरे में फंसने की हताशा या शायद कुछ और, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा हूं। मेरे लोगों ने लड़ते समय मुझ पर नजर डाली थी लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी और न ही मैंने हंसना बंद किया। मुझे हंसता देख नीले बंदरों ने मुझ पर और भी अधिक उन्मत्त होकर हमला कर दिया और मेरे शरीर के अंदर चुभने वाला दर्द महसूस होने लगा। मैंने अपने हाथों को सुरक्षित रखा क्योंकि वे मेरे शरीर का एकमात्र खुला हिस्सा थे। मैं कुछ मिनट तक हंसता रहा और तभी रुका जब मुझे लगा कि सील ने मेरे रिफाइनमेंट इंजन के अंदर से मैना चूसना शुरू कर दिया है। मैंने अपने हाथों को नीले बंदर के हमलों से बचाते हुए अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया क्योंकि मेरी नवनिर्मित सील को चूसे जाने के दौरान मेरे शरीर में एक ताजगी भरी अनुभूति फैल गई। मैंने अपने मंदिर में बनाई जा रही मुहर के कारण राक्षसों के हमलों से बचाव करना शुरू कर दिया। ये 2 से 3 मिनट में पूरी तरह से बन जाएगा और जब ये पूरा हो जाएगा तो इससे मेरी क्षमता में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और 9 उग्र ज्वारों की शक्ति भी बढ़ जाएगी। 9 उग्र ज्वार शरीर टाइपिंग कौशल है जो हर ज्वार पर मेरे शरीर की ताकत को 1 से गुना करता है। 5वीं मुहर न केवल 9 उग्र ज्वारों के उपयोग के समय अंतराल को कम करती है बल्कि इसकी शक्ति को भी कम करती है। मैं राक्षसों के हमले से बचाव करता रहा क्योंकि सील बन रही थी और जल्द ही सील बनने का काम पूरा हो गया। मुझे अपने शरीर में ठंडी सनसनी महसूस हुई जिसने मेरे शरीर की हर कोशिका को शक्ति प्रदान की और साथ ही थोड़ा उपचारात्मक प्रभाव भी प्रदान किया। जैसे ही ठंडी ऊर्जा मेरे शरीर पर खर्च होती है, मैं अपने शरीर की ताकत में वृद्धि महसूस कर सकता हूँ। मैं पहले से अधिक मजबूत और तेज हूँ। इस नई शक्ति के साथ मैंने नए सिरे से राक्षस से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार इन 4 नीले बंदरों ने मेरे हमलों को काफी सावधान कर दिया। उनके 2 रिश्तेदार पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं और अब उन्हें मेरी शक्ति में स्पष्ट वृद्धि का आभास हो गया है। वे और भी अधिक सतर्क हो गए हैं, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ। इस 5वीं मुहर ने मेरी शक्ति में बहुत वृद्धि की है। मुझे इन राक्षसों को मारने में स्वयं पर पूरा विश्वास है। मैंने लड़ाई के दौरान 9 उग्र ज्वार का उपयोग नहीं किया, मैं उन्हें इसकी बढ़ी हुई शक्ति से आश्चर्यचकित करना चाहता था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, मैंने अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण पा लिया। इससे पहले जब 5वीं मुहर बनी थी, तब मेरी ताकत थोड़ी बढ़ गई थी और अचानक ताकत बढ़ने के साथ मुझे अपने शरीर पर थोड़ा ढीला नियंत्रण महसूस हुआ। लेकिन लंबी लड़ाई ने मुझे अपनी नई ताकत से परिचित होने में मदद की और राक्षसों के खिलाफ मेरे हमले और बचाव भी परिपूर्ण हो गए। जैसे जैसे मैं संघर्ष करती रही, मैं सही क्षण की तलाश करती रही और वह क्षण आ गया। मैं सील बनने के 15 मिनट बाद स्खलित हुई। मैं पिछले 5 मिनट से अधिक समय से ये देख रहा हूं कि एक प्रारंभिक स्तर का राक्षस मेरे सिर पर अतिरिक्त समय बिताना पसंद करता है क्योंकि वह मेरे सिर पर वार करने के लिए इधर उधर उछलता रहता है। मैं हमला करने का मौका पर जाऊंगा। मौका देखकर मैं अचानक नीचे झुका और अपनी तलवार को सतह के बहुत निकट गोलाकार चाप में घुमाया। पहला ज्वार, दूसरा ज्वार, तीसरा ज्वार। मैंने ज्वार की शक्ति को बीच में ही सक्रिय कर दिया और उसकी शक्ति अचानक 3 गुना बढ़ गई। उआ, पचाक,
मेरी तलवार ने बिना किसी बाधा को महसूस किए प्रारंभिक स्तर के नीले बंदर को 2 टुकड़ों में काट दिया। जिस नीले रंग के बंदर को मैंने मारा था वह अभी सतह पर उतरा ही था और पुनः उछलने ही वाला था। मैंने आधे सेकंड से भी कम समय के उस अवसर का उपयोग करके उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। अब केवल 3 राक्षस बचे हैं। मैं अब अपने फायर स्ट्राइक कौशल का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे एक मैना पोशन पीना होगा। राक्षसों के हमलों से बचाव करते हुए मैंने अपनी जेब से एक बोतल मैना पोशन निकाला, क्योंकि मेरी आस्तीन के नीचे केवल ट्रीट दिल के टुकड़े थे। केवल 3 राक्षसों और मेरी बढ़ी हुई ताकत के साथ मुझे नहीं लगता कि इन सभी राक्षसों को मारने में मुझे आधे घंटे से अधिक समय लगेगा, और मेरे पास बस इतना ही है क्योंकि आकाश अंधेरा होने लगा है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, लड़ाई एक पल की हो जाती है। जब तक प्रतिद्वंद्वी की चाल में परिवर्तन होता है, मेरी तलवार भी उसके अनुसार ही चलती है। इस राक्षस को देखकर मैं भी यही सोचने लगा कि काश मेरे पास भी उनकी तरह पवन शक्ति होती। हवा की मदद से मैं भी इस राक्षस की तरह असंभव हरकतें कर पाता। चबाओ, एशलिन ने चाहते हुए कहा, क्योंकि उसने मेरे विचारों को महसूस किया था। मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैंने एशलिन से कहा, जिसका उसने फिर से एक चिंगार जैसी आवाज में उत्तर दिया। फायर स्ट्राइक। अचानक मौका आया और मैंने सहज रूप से अपना कौशल सक्रिय कर दिया। freewebnovel.com। अपनी आस्तीन काटते हुए मैंने हवा में उड़ती हुई आग की चांदी की बोल्ट को देखा। ये देखकर कि हमला उसकी ओर आ रहा है, वह चकमा दे गया और चांदी की बोल्ट केवल मेरे गाल को छूकर निकल गई। पहला ज्वार, दूसरा ज्वार, तीसरा ज्वार। मैंने 3 ज्वारों की शक्ति को सक्रिय कर दिया, क्योंकि मन हृदय की शक्ति अभी भी मेरे शरीर में घुल रही है। पूछी, मेरी तलवार ने सीधे उस नीले बंदर को छेद दिया जो मेरे द्वारा पहले किए गए हमले से चौंक गया था, और उसका ध्यान अपने रिश्तेदारों पर था जो अभी अभी मेरे फायरबोल्ट से बच गए थे। जब वह नीला बंदर मेरे फायरबोल्ट से बच निकला तो मुझे थोड़ा दुख हुआ और मुझे अगला मौका पाने के लिए कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अगले ही पल मौका मिल गया। यह एक और नीला बंदर था जो अपने रिश्तेदारों को देख रहा था जो अभी अभी मेरे फायरबोल्ट को चकमा दे रहे थे। कम मन होने के बावजूद मैंने 3 ज्वार की शक्ति हासिल की और राक्षसों पर हमला किया। उस मूर्ख राक्षस को मेरी तलवार का एहसास तभी हुआ जब वह उसकी गर्दन से टकराए। केवल 2 राक्षस बचे थे, एक प्रारंभिक स्तर का और दूसरा मध्य स्तर का, जिससे मेरे दिमाग पर से बहुत दबाव कम हो गया। अब मैं इन दोनों राक्षसों को आसानी से मार सकता हूं, क्योंकि हमला करते समय वे मुश्किल से ही मेरा ध्यान भटका पाएंगे। पचाक। मैंने 5 मिनट बाद एक और राक्षस को मार डाला। अब केवल एक राक्षस बचा था। प्रारंभिक स्तर पर केवल एक राक्षस बचा था। अपनी तरह का केवल एक ही राक्षस बचा देखकर वह भागा नहीं बल्कि पागलपन के साथ हमला कर दिया। उसकी आंखों में जो भी बुद्धिमत्ता थी वह गायब हो गई थी और उसकी जगह पागलपन और क्रूरता ने ले ली थी। खैर, इससे चीजें और भी आसान हो जाती हैं, मैंने ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि मैं उस औषधि का इंतजार कर रहा था जिसे मैं पूरी तरह से पचा सकूं। फायर स्ट्राइक। मैंने इसे कुछ मिनटों के लिए खरीदा और मौका देखकर मैंने इसे एक ही गोली में मार गिराया। जब मैंने गोली चलाई तो राक्षस 1 मीटर दूर था और इतनी नजदीक से उसे बचने का मौका नहीं मिला। मैंने चारों ओर देखा कि लड़ाई अभी भी पूरे जोरों पर चल रही है, लेकिन अधिकांश राक्षस मारे जा चुके हैं। जिल राक्षस कोर इकट्ठा कर रही है और जरूरत पड़ने पर किसी की भी मदद कर रही है। उसे हल्की मुस्कान देते हुए मैंने भी राक्षस कोर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने जिस राक्षस को मारा था उसके राक्षस कोर एकत्र करने के बाद मैं उन राक्षसों की ओर बढ़ा जिन्हें सुपर अभिजात वर्ग ने मार डाला था। चबाओ। एशलिन अचानक मेरे पास से निकली और बिना कुछ कहे उड़ गई। सुपर एलीट केवल कॉर्पोरल स्तर के कोर एकत्रित करते हैं, जबकि विशेषज्ञ कोर हमारे लिए छोड़ देते हैं। मैं जितनी तेजी से हो सकता है कोर एकत्रित कर रहा हूं, क्योंकि अन्य लोगों ने भी अपनी लड़ाई समाप्त कर कोर एकत्रित करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि कॉर्पोरल स्तर के साहसी लोग भी अपवाद नहीं हैं, क्योंकि वे भी अपनी गरिमा की परवाह किए बिना विशेषज्ञ स्तर का राक्षस कोर इकट्ठा करते हैं। चबाओ चबाओ। एशलिन अपने 2 पंजों में क्रमशः जड़ी बूटियां और फल लेकर आई थी और उन्हें मेरे बैग में डाल दिया था। बिना ज्यादा बात किए वह फिर से चली गई। मैं समझ नहीं पाया कि उसने जड़ी बूटियां क्यों गिरा दी। फल, मैं समझता हूं कि उसने और मैंने दोनों ने उन्हें खाया, लेकिन उसने जड़ी बूटियों को छुआ तक नहीं जो वह साथ लाई थी। मैंने एक बार उसे थोड़ा थोड़ा खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्वाद लेते ही फेंक दिया। वह जो जड़ी बूटियां लेकर आई थी
उनमें से 99% अज्ञात थी। यदि उनमें से कुछ पहचानने योग्य नहीं होती तो वे महंगी होती, तो मैं उन्हें फेंक देता और अपने भंडारण और बैग में खाली स्थान का उपयोग किसी और चीज के लिए करता। राक्षसों के कोर एकत्रित करते समय मैंने उस लड़ाई पर भी नजर रखी जो अभी भी जारी है। लगभग 1000 राक्षस बचे हैं और वे भी हर सेकंड मारे जा रहे हैं। इससे पहले मुझे किसी अन्य टोटेम कलाकृति को ध्यान से देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब मैं उन्हें देख सकता हूं। मैक्स के पास सामान्य लंबाई का भाला है जो जंग लगे लोहे से बना हुआ लग रहा था, और अगर इसकी धार चमकदार न होती तो ये बहुत भद्दा दिखता। मुझे लगता कि यह पुराने जमाने का कोई ठंडा हथियार है। विलियम की तलवार काफी सुंदर थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह गोमेद पत्थर से बनी हो। अन्य 2 सुपर अभिजात वर्ग के पास भी टोटेम हथियार था। एक लंबे लड़के के पास युद्ध कुल्हाड़ी थी जो लकड़ी से बनी हुई लग रही थी। उनमें से दूसरे सुपर एलिट के पास टोटेम आर्टिफैक्ट था जिसका हमने आज उपयोग किया। यदि मुझे ये पता न होता कि वह सुपर एलिट है तो मैं सोचता कि वह छोटे छोटे विचित्र दोहरे ब्लेड का उपयोग कर रही है। मुझे नहीं पता था कि टोटेम हथियार आजकल इतने आम हो गए हैं। आज से पहले टोटेम हथियार मेरे लिए किंवदंती की चीजें थीं जिन्हें केवल शक्तिशाली या महत्वपूर्ण लोगों द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता था। टोटेम कलाकृतियों के बारे में जानकारी मेरे जैसे निम्न स्तरीय विकासकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पिछले युग के टोटेमिक खंडहरों के बारे में एक किताब मिल गई। ये सर्वविदित है कि प्रथम टोटेम लेफ्टिनेंट ग्रेड में बनाया जा सकता है और यह कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के युग में अधिकांश लोग अपने टोटेम को हथियार के रूप में बनाना पसंद करते हैं क्योंकि वे अन्य चीजों की तुलना में मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। ये ज्ञात नहीं है कि इवॉल्वर शक्ति के विभिन्न चरणों में 7 टोटेम को संपूर्ण बना सकता है। टोटेम बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का टोटेम बना रहे हैं। टोटेम लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है। टोटेम का ग्रेड जितना अधिक होगा, उपयोगकर्ता को उतनी ही बेहतर वृद्धि मिलेगी। टोटेम और टोटेम आर्टिफैक्ट के बीच बहुत बड़ा अंतर है। टोटेम कलाकृति यह है कि टोटेम धारक के मरने के बाद वह टोटेम उपयोगकर्ता के शरीर से सारी ऊर्जा लेने के बाद उपयोगकर्ता के शरीर के पास भौतिक रूप ले लेगा। टोटेम आर्टिफैक्ट का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि पावरहाउस की मृत्यु किस चरण में हुई और कुछ अन्य बातें। पुस्तक में कहा गया है कि चाहे किसी के पास कितने भी टोटेम हो, भले ही उपयोगकर्ता के पास सभी 7 टोटेम हो, उपयोगकर्ता की मृत्यु के बाद केवल एक टोटेम कलाकृति ही मृत उपयोगकर्ता के शरीर से भौतिक रूप में प्रकट होगी और उस टोटेम कलाकृति का भौतिकीकरण पूरी तरह से यादृच्छिक है। पुस्तक में लिखा है कि टोटेम आर्टिफैक्ट का ग्रेड संयोग से नहीं हो सकता है और टोटेम आर्टिफैक्ट बनने के बाद टोटेम शक्ति में थोड़ी गिरावट आएगी। इसलिए सभी टोटेम कलाकृतियां मूलतः टोटेम थीं जो मूल उपयोगकर्ता की मृत्यु के बाद भौतिक रूप में प्रकट हुई। टोटेम आर्टिफैक्ट बहुत दुर्लभ है और यह सबसे कम कीमत पर बिकने वाला 100 मिलियन क्रेडिट से ऊपर का आर्टिफैक्ट है। टोटेम कलाकृतियों द्वारा दी गई वृद्धि तुलनीय हो सकती है, यहां तक कि उच्च स्तरीय नाइट ग्रेड कलाकृति सामान्य टोटेम की तुलना में फीकी है जो समान स्तर के उपयोगकर्ता के लिए एक स्तर से ऊपर या उच्चतर स्तर पर बहुत कम है। ऐसा कहा जाता है कि सामान्य टोटेम कलाकृति भी किसी की शक्ति को दोगुना कर सकती है और मैं समझ सकता हूं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। 2 घंटे से भी कम समय में 2000 लोगों ने 8000 लोगों को मार डाला था और सुपर कुलीनों द्वारा अपने टोटेम कलाकृतियों का उपयोग करके सबसे अधिक शिकार किए गए थे। यदि उन्होंने अपने सामान्य नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट का उपयोग किया होता तो लड़ाई में 1 घंटा अधिक लग जाता। लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी और इस वजह से हजारों लोग अब राक्षसों के कोर इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखकर कि मेरे आसपास के सभी राक्षस कोर काटे जा चुके हैं, मैं कोर की खोज में थोड़ा गहरे जंगल की ओर चलता हूँ। ये नीले बंदर भी बी ग्रेड राक्षस थे और उनकी रक्षा में स्पष्ट कमजोरी के कारण वे जल्दी ही मारे गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अब तक युद्ध में सबसे अधिक लोगों को मार डाला था। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में लगभग 30 लोग मारे गए थे। ये चौंकाने वाली संख्या है क्योंकि अधिकांश लोगों को सुपर अभिजात वर्ग द्वारा बचाया जा सका। और भी लोग मारे गए हैं, लेकिन वे ट्रेंट के हृदय के एक टुकड़े से शीघ्र ही ठीक हो गए। मैंने ट्रेंट के हृदय का एक टुकड़ा दूसरे शिविर की एक लड़की को भी दिया था क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल थी। इससे नीले बंदरों की शक्ति का पता चलता है, हालांकि वे आसानी से मारे जा सकते हैं। यदि सुपर एलिट स्थितियों को नहीं संभालते तो कम से कम आधे लोग मर जाते। मुझे समय समय पर राक्षसों के शव मिलते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। 10 मिनट में कैंप सक्रिय हो जाएंगे। अचानक एक अज्ञात आवाज हमारे कानों में गूंजी। ये दूसरे खेमे का अति विशिष्ट व्यक्ति होगा जिसने ये घोषणा की।
एशलिन लगभग 15 मिनट के लिए चली गई थी। आमतौर पर उसे वापस आने में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता था। उसने अपनी भावनाओं को बंद कर लिया था। मैं उसकी स्थिति नहीं जान सकता, लेकिन मैं उसकी स्थिति को महसूस करने में सक्षम हूं। ये कुछ मील दूर है। घोषणा सुनकर मैंने एशलिन से वापस आने के लिए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ मिनट बीत गए और मैं एशलिन से वापस आने के लिए कहता रहा। अगर वह 5 मिनट में नहीं आई तो मैं विलियम से मदद मांगूंगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी ओर आ रही है और उसकी भावनाएं भी खुल गईं। मैं उसकी भावनाओं में जल्दबाजी महसूस कर सकता हूं और ऐसा महसूस कर सकता हूं कि कोई खतरा उसके पीछे से आ रहा है। 1 मिनट के भीतर ही मुझे लकड़ी के आर पार तेजी से चांदी की रेखा दिखाई दी और अगले ही पल एशलिन मेरे सामने आ गई। क्या तुमने फूल की राख में लोट लगाई थी? जब फूल की भारी गंध ने मेरी नाक पर हमला किया तो मैंने सुना और मैंने देखा कि उसके शरीर पर किसी प्रकार का चमकदार पाउडर है, लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी चोंच में क्या है तो मैं हैरान रह गया। हाँ, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैंने एशलिन से भारी कांपती आवाज में पूछा। न केवल मेरी आवाज कांप रही है, बल्कि उसकी चोंच के अंदर की चीज को देखकर मेरा शरीर भी कांप रहा है। उसकी छोटी चोंच में अंगूठे के आकार का छोटा सा छत्ता था और उसके अंदर शहद की सुनहरे भूरे रंग की बूंदें देखी जा सकती थी। मैं सुनहरे भूरे रंग के शहद को देखकर बहुत भयभीत हो गया। इस जंगल में मैंने अब तक केवल एक ही प्रकार की मधुमक्खियां देखी हैं और वह है डैफोडिल मधुमक्खियां, और मैं जो सोच रहा हूं वह सही है कि हम सचमुच खतरे में हैं। O32 हिंदी अध्याय 156 खतरनाक हनी 2। उसने अपनी चोंच में अंगूठे के आकार का शहद का टुकड़ा दबा रखा था, ये देखने के लिए कि क्या मैं सब कुछ समझ गया हूं। हम बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए हैं। मैंने डर और सदमे में चिल्लाया जब मैंने उस शहद के छत्ते को देखा। चबाओ चबाओ, एशलिन ने मानसिक रूप से चहकते हुए मुझसे कहा कि मधुकोश ले लो। उसकी चहचहाहट सुनकर मैं सदमे से उबर गया और मैंने जल्दी से अपने स्टोरेज से वह नाजुक सुरक्षित बक्सा निकाला। इसे यहाँ रख दो, मैंने बक्सा खोलते हुए कहा। अपना छोटा सा सिर हिलाते हुए वह उड़कर बक्से के पास पहुंची और उसमें शहद का छोटा सा टुकड़ा रख दिया, लेकिन उससे पहले उसने उसमें से शहद पी लिया। जैसे ही मैंने बक्सा बंद किया, वह अचानक मेरे अंदर चली गई और मैं बिना पीछे देखे भागने लगा। एशलिन को वापस आए हुए अभी कुछ ही सेकंड हुए हैं। वे राक्षस मधुमक्खियां ज्यादा पीछे नहीं रहेंगी। मैं अचानक जंगल के अंत में रुक गया और सामान्य रूप से चलने लगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मेरे पास डैफोडिल बेस का कुछ बूंद शहद है। अगर यह बात पता चल गई तो मैं इतने खतरे में पड़ जाऊंगा कि विलियम भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। जब मैंने देखा कि मुझमें कुछ भी अजीब नहीं है तो मैंने राहत की सांस ली। बज्जा बज्जा, अचानक भिनभिनाने की आवाज आई और लगभग 200 डैफोडिल मधुमक्खियों का एक समूह अचानक लकड़ी से आ गया। डैफोडिल बी, बैंग बैंग बैंग। इससे पहले कि वह वाक्य को पूरी तरह से बोल पाता, सभी 5 सुपर एलीट ने बिना रुके मधुमक्खियों पर लंबी दूरी के हमले शुरू कर दिए। 1 मिनट के भीतर सभी 200 से अधिक राक्षस मधुमक्खियां मर गईं। सभी लोग तुरंत अपने अपने शिविरों में इकट्ठा हो जाओ, मैक्स चिल्लाया। मैंने राहत की सांस ली क्योंकि किसी को कुछ संदेह नहीं था और मुझे लगा कि डैफोडिल मधुमक्खी का हमला सामान्य बात है। मैं लोगों के बीच घुल-मिल गया और जिल से बात की जैसा कि मैं आमतौर पर करता हूं। कुछ लोग जो राक्षस मधुमक्खियों के शिकार के लिए जा रहे थे, वे वहीं रुक गए और उस स्थान पर वापस चले गए जहां उनके संबंधित शिविर के लोग शिकायत कर रहे थे। बिना एक क्षण भी बर्बाद किए, चारों शिविरों के लोगों ने सुरक्षा कलाकृतियों की व्यवस्था शुरू कर दी, जबकि हम उस स्थान की सफाई में मदद कर रहे थे। 3 मिनट के भीतर मैदान साफ हो गया और 4 बड़े हल्के नीले रंग के गुंबद अपनी जगह पर आ गए। इस बार शिविर थोड़े अलग हैं। उन्होंने एक दूसरे के बगल में 4 शिविरों की व्यवस्था की थी, लेकिन इस बार एक छोटा पाइप मार्ग बनाया गया था जो 4 शिविरों को जोड़ता था। इस पाइप मार्ग से अन्य लोग विभिन्न शिविरों तक जा सकेंगे। वे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? मैं रात के आसमान के नीचे हमारे टेंट के पास बैठकर पूछता हूँ। पहले ऐसा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि खतरा प्रबंधनीय था, लेकिन अब हम बाहर निकलने से केवल 3 दिन दूर हैं और आगे राक्षस बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने कहा, हमारे 4 शिविरों के अन्य 4 शिविरों से मिलने से पहले उन्हें 2 दिनों के लिए एक योजना और रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, मुझे समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। 4 शिविरों को जोड़ने के कई फायदे थे। जब हम कल इस क्षेत्र को पार कर लेंगे तो राक्षस और अधिक खतरनाक हो जाएंगे।
राक्षसों की कई प्रजातियां एक साथ हमला करेंगी और हमें संभवतः कई विशालकाय राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, जिल ने कहा और वह खड़ी होकर अपने तंबू की ओर चली गई, जिससे मैं स्तब्ध रह गया। कई राक्षसों की प्रजातियां एक साथ हमला कर रही थीं, कई विशालकाय राक्षस। उसके शब्दों ने मुझे सचमुच चौंका दिया। संभवतः यही कारण है कि 4 खेमे एक साथ आ गए। हम केवल एक बार ही विशालकाय राक्षसों से मिले थे। वे 2 सॉटूथ केचुए थे। उनकी ऊंचाई 50 मीटर से अधिक थी और बहुत खतरनाक थी। यदि रेचेल और मैक्स ने उन्हें तुरंत नहीं मारा होता तो अप्रत्याशित जनहानि हो सकती थी। बाहर राक्षस आकर हमला करने लगे थे। वहां पहले से ही लगभग 1000 राक्षस शिविरों पर हमला कर रहे थे, जबकि और भी आ रहे थे। हालांकि मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं। मैंने सोचा था कि यदि डैफोडिल्स मधुमक्खियां आएंगी तो एक बड़ा समूह आएगा, लेकिन 2 छोटे समूहों को छोड़कर कोई भी नहीं आया। पहले समूह को सुपर अभिजात वर्ग द्वारा कुछ ही मिनटों में मार दिया गया, जबकि दूसरे ने 15 मिनट तक ढाल पर हमला किया और चले गए। एक लंबी सांस लेकर मैं टेंट के अंदर चला गया। अभी भी खाने का समय था। जब से एशलिन ने शहद की 2 बूंदें खाई हैं, तब से उसका व्यवहार अनियमित हो गया है। उसकी भावनाएं इस तरह उलझी हुई थीं मानो उसने शराब पी रखी हो। मैंने उसे बाहर बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह अभी भी नशे में इतनी डूबी हुई है कि मैंने उसे कितना भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रही थी। मुझे उसकी नशे की हालत देखकर ज्यादा चिंता नहीं हुई। जिल ने बताया कि शहद में नशा है, 1 घंटे में वह नशे से मुक्त हो जाएगी। मैंने अपने भंडारण से नाजुक केस निकाला और उसे खोला। उत्परिवर्तित ट्रेन हृदय के साथ छोटे टुकड़ों के अलावा अब वहां एक मधुकोश का छोटा सा टुकड़ा भी देखा जा सकता था। इसे एक छोटे पारदर्शी बुलबुले में पूरी तरह से पैक किया जाता है ताकि शहद की एक भी बूंद बर्बाद न हो। पहले मैं मधुकोश को देखने से बहुत डरता था, लेकिन मैंने इसे ध्यान से नहीं देखा। यह अंगूठे के आकार का छत्ते का टुकड़ा था और इसके अंदर भूरे रंग का शहद देखा जा सकता था। अगर मेरा अनुमान सही है तो इसके अंदर खून की 12 से 16 बूंदें होंगी। मैं ये देखकर बहुत खुश हूं क्योंकि यह मेरी अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिल ने कहा था कि डैफोडिल बी से प्राप्त शहद की प्रत्येक बूंद कम से कम 10 मिलियन क्रेडिट में बिकेगी। इसकी मांग बहुत अधिक है, लेकिन उत्पादन बहुत कम है, यहाँ तक कि संगठनों को डैफोडिल मधुमक्खियों से शहद प्राप्त करने के लिए एक बड़ी सेना का गठन करना पड़ता है। इसका मूल्य किसी रहस्यमयी औषधि से कम नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास जो रहस्यमयी औषधि के टुकड़े हैं उनका मूल्य शहद की बूंद से भी कम है। मेरे पास जो उत्परिवर्तित ट्रेन हृदय के टुकड़े थे, उनका उपयोग अधिकतम साजन स्तर तक ही किया जा सकता था, लेकिन कॉर्पोरल स्तर के डैफोडिल मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया ये शहद सभी 12 चरणों के पावरहाउस द्वारा उपयोग किया जा सकता था। हालांकि बाद के पावरहाउस के लिए इसका बहुत कम उपयोग होगा, फिर भी यह उनके लिए उपयोगी है। इस शहद का एक मूल उपयोग यह है कि यह किसी भी औषधि की प्रभावकारिता को बढ़ा देता है। ग्रेड 1 औषधि की प्रभावकारिता 4 गुना बढ़ जाएगी, ग्रेड 2 औषधि की प्रभावकारिता 3 गुना बढ़ जाएगी, ग्रेड 3 औषधि की प्रभावकारिता 2 गुना बढ़ जाएगी तथा ग्रेड 4 औषधि की प्रभावकारिता 1 गुना बढ़ जाएगी। यद्यपि इसमें कई अन्य कारक भी शामिल हैं, लेकिन फिर भी यह एक चमत्कारी प्रयोग है। इसका एक और लाभ यह है कि यह जीवन शक्ति प्रदान कर सकता है। यही मुख्य कारण है कि यह इतना महंगा है। दूसरों से जीवन शक्ति लेना निषिद्ध है और यदि ऐसा पाया जाता है तो इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। जो चीजें जीवन शक्ति प्रदान कर सकती हैं वे अत्यधिक महंगी हैं। अगर लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास डैफोडिल मधुमक्खियों के शहद की कुछ बूंदें हैं तो मैं गंभीर खतरे में पड़ जाऊंगा। यहाँ एक छत्ते के टुकड़े के साथ छोटे केस की क्षमता लगभग पूरी हो गई है। मैं यहाँ 2 अंगूठे के आकार की चीजें जोड़ सकता हूँ। बंद करने से पहले मैं अपने हाथों से इसके रूनों का पता लगाता हूँ। जिसके पास भी ये रून बनाने की कला थी, वह निश्चित रूप से विशेषज्ञ होगा। ये रून इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं बस इन्हें देखता ही रहना चाहता था। छूने के अलावा मैंने उन रूनों के साथ कुछ नहीं किया। टोटेमिक रूनों के बारे में पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे एक बात पता चली कि रूनों से जुड़ी चीजें इतनी सरल नहीं होती। मैंने बक्सा बंद कर दिया और उसे अपने भंडार में वापस रख दिया, ये सोचकर कि यदि अवसर मिला तो मैं उनके बारे में शोध करूंगा। लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? मैंने चिल्लाकर कहा जब मैं बाहर से आती तेज आवाज से जाग गया। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई मुझे नींद से जगा देता है, खासकर मेरे उठने के समय से पहले, क्योंकि अभी सुबह होने में 1 घंटा बाकी है। मैं उठकर कपड़े पहनने लगी। मैं देखना चाहती थी कि वे इतनी सुबह इतनी तेज आवाज क्यों कर रहे हैं।
यह शायद राक्षसों के कारण है, कुछ अजीब राक्षस या बड़ी संख्या में राक्षस शिविर के बाहर एकत्र हुए होंगे, लेकिन जब मैं अपने तंबू से बाहर गया और देखा कि वे क्या चिल्ला रहे हैं, तो अनायास ही मेरे मुंह से एक आह भी निकल गई। चांदनी की खूबसूरत चमक में मैंने अपने सामने वह भयानक दृश्य देखा जिसे मैंने कुछ दिन पहले केवल एक बार देखा था, लेकिन मैं अभी भी उसके बारे में सपने देखता था। बाहर कोई राक्षस नहीं है, या फिर सटीक रूप से कहें तो बाहर कोई जीवित राक्षस नहीं है। राक्षसों के सूखे हुए शव जमीन पर पड़े देखे जा सकते थे, वहां कोई खुली जगह नहीं थी, सतह का हर एक इंच शवों से भरा था। वहां लगभग 10,000 शव पड़े होंगे, लेकिन ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ दो अलग अलग राक्षसों के दो विशालकाय शरीर हैं। एक सेंटीपीड राक्षस जैसा दिखता था, जबकि दूसरा किसी प्रकार का कीट जैसा राक्षस था, जिसकी प्रजाति मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। दोनों की ऊंचाई 50 मीटर से अधिक है और उनका शरीर पीला पड़ गया है, क्योंकि उनमें से सब कुछ चूस लिया गया है। यहाँ तक कि शक्तिशाली विशालकाय राक्षस भी उन्हें भयानक डैफोडिल मधुमक्खियों से बचाने में सक्षम है। जब मैं बेचारे राक्षसों के सूखे शरीरों को देख रहा था तो अनजाने में मेरा हाथ मेरी दाहिनी जेब में चला गया। एशलिन, मैं उसके नाम पर आहें भरता हूं जब मैं सूखे हुए शरीरों को देखता हूं। ये सब उसकी वजह से है। अगर उसने डैफोडिल मधुमक्खियों से छत्ते का टुकड़ा नहीं चुराया होता, तो ये बेचारे राक्षस इस भयानक तरीके से नहीं मरते। हालांकि मैं कल एशलिन द्वारा डैफोडिल मधुमक्खियों से छत्ते का एक टुकड़ा चुराने के खतरनाक जोखिम से काफी नाराज हूं, लेकिन अब मैं परिणाम से काफी खुश हूं। यदि उसने डैफोडिल मधुमक्खियों से चोरी नहीं की होती, तो मधुमक्खियां हमला करने नहीं आती और इन राक्षसों को मार नहीं डालती, जिससे हमें उन्हें मारने में लगने वाला बहुत समय और प्रयास बच जाता। एकमात्र बात जिसका मुझे दुख है वह ये है कि इन राक्षसों से लड़ते हुए मुझे जो राक्षस कोर प्राप्त हुए थे, वे नष्ट हो गए। आज हम 1 घंटा पहले आएंगे, कृपया अपनी तैयारी उसी के अनुसार कर लें। रेचल की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। जो लोग सो रहे थे वे उसकी जोरदार घोषणा सुनकर अवश्य जाग गए होंगे। उनकी घोषणा सुनकर सभी ने तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि समय 2 घंटे से भी कम था। हालांकि मैं एक बात से काफी आश्चर्यचकित हूँ, सिंध वन के लिए मुख्य शिविर छोड़ने से पहले वहां विशेषज्ञ ग्रेड से नीचे के 8 लोग थे और आज तक वे सभी 8 जीवित हैं। 2 खिलाड़ी विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच गए हैं, जबकि 6 अभी भी निजी स्तर पर हैं। मैंने कई बार देखा है कि जब लड़ाई होती थी तो ये 8 लोग हमेशा राहेल के चारों ओर छिप जाते थे, और जब लड़ाई खत्म होने वाली होती थी तो सबसे पहले राक्षस कोर की कटाई करते थे। वे ही रात्रि भोजन के लिए राक्षसों की सेना को इकट्ठा करने और रात्रि भोजन बनाने में मदद करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। मैं तरोताजा होकर अपने तंबू में वापस आ गया और रात के खाने के तैयार होने का इंतजार करने लगा। एशलिन अभी भी आराम से सो रही है और उसके जागने का कोई संकेत नहीं है। कल रात मैंने सोचा था कि वह 2 या 3 घंटे में नशे से जाग जाएगी, लेकिन शहद के नशे से बाहर आने में उसे 4 घंटे लग गए। जागने के बाद उसने अनाप शनाप तरीके से भोजन की मांग शुरू कर दी थी। मैं वास्तव में गुस्से में उसके गोल मटोल छोटे चेहरे पर मारना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर छोड़ दिया कि उसने इतना कीमती शहद चुराया है और उसे वह भोजन दिया जो मैं विशेष रूप से उसके लिए लाई थी। समय बीतता गया और रात का खाना तैयार हो गया। मैंने खाना खत्म किया और शिविर छोड़ने के लिए अपना तंबू एक बैग में पैक कर लिया। हमारे हर कदम से हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी, क्रंच क्रंच। हम अभी शिविर से बाहर निकले ही थे और उन राक्षसों के शरीर पर चल रहे थे जिन्हें डैफोडिल मधुमक्खियों ने चूस लिया था। हम थोड़ा सा रास्ता बदल लेते, लेकिन हमारे शिविरों के आसपास का पूरा क्षेत्र राक्षसों के सूखे शरीरों से भरा पड़ा है, जो हमारे हर कदम से चूर्ण में बदल जाएंगे या टूट जाएंगे। इस तरह के शवों पर चलना बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हम जिन भी राक्षसों के पास से गुजरे उनके चेहरे पर दिल दहला देने वाले भाव साफ तौर पर देख सकते थे। ये बहुत दर्दनाक होगा जब आप जीवित रहते हुए अपनी जीवन शक्ति को छिन्न भिन्न होते हुए महसूस करेंगे और यह अनुभव करेंगे। जिल ने नर्म आवाज में पूछा जब वह राक्षसी शरीरों को देख रही थी। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। यह ऐसा होगा जैसे आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग हो गई हो। किसी भी जीवित प्राणी की जीवन शक्ति को उसके चेतन अवस्था में कभी भी नहीं चूसा जाना चाहिए। जल्द ही हम राक्षसों के मृत शरीरों को पार कर सिंध वन के मध्य भाग में पहुंच गए। जैसे ही मैं जंगल के पास पहुंचा, मुझे आशंका, भय और उत्साह का एहसास हुआ। केवल 3 दिन पहले मुझे इस जंगल में 3 दिन जीवित रहना है और चौथे दिन मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में सो रहा होऊंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा।
इन 3 दिनों में मैं उन सबसे शक्तिशाली राक्षसों से लड़ूंगा जिनसे मैंने पहले लड़ा है, और यदि वह बच गया तो मैं भाग्य के साथ घर लौटूंगा। अपने होश में आकर मैंने आराम से जंगल की ओर कदम बढ़ाया। अंदर कुछ कदम चलने पर मुझे विदेशी ऊर्जा के घनत्व में परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस हुआ और मैं इससे काफी आश्चर्यचकित हुआ। मैं इस विदेशी ऊर्जा के घनत्व से आश्चर्यचकित नहीं हूं, लेकिन आश्चर्यचकित हूं कि यह कितनी बार नृत्य करता है। यह मेरी उम्मीद से परे है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राहेल ने हमें चेतावनी दी थी कि 3 दिनों में हम जिस राक्षस का सामना करेंगे वह अब तक के राक्षसों से अधिक शक्तिशाली और पागल होगा। मैंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और अपने आप को किसी भी प्रकार के खतरे के लिए तैयार कर लिया। मैं राक्षस के साथ जमीन पर गिर पड़ा। यह एक भयंकर लड़ाई रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेंट्रल में राक्षस इतने खतरनाक होंगे। कल से अब तक हम 70 से अधिक लोगों को खो चुके हैं और कई लोग अभी भी इस कठिन लड़ाई से जूझ रहे हैं। मेरा पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ है। कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जो चोटिल न हुआ हो। उपचारकारी औषधि पीते हुए मैं औषधि का असर होने देने के लिए आराम से जमीन पर बैठ गया। लड़ाई अभी भी जारी है और मैं अभी भी राक्षस के हमले के प्रति सतर्क हूं। सेंट्रल में हमने जिन राक्षसों का सामना किया वे सभी द्विपाद राक्षस थे और वे बहुत खतरनाक थे, लेकिन साथ ही बहुमूल्य लड़ाई का अनुभव देने में भी बहुत सहायक थे। यह अनुभव मनुष्यों के खिलाफ लड़ाई में सहायक होगा। हालांकि ये राक्षस गूंगे हैं और उनका मस्तिष्क पागलपन से भरा है, लेकिन उनकी ताकत पर कोई सवाल नहीं है। 5 मिनट के बाद मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं राक्षस के शरीर से कोर निकाल सका। आमतौर पर इस क्षेत्र में हमें एक ही प्रजाति के राक्षसों द्वारा बड़ी संख्या में हमला करने का सामना करना पड़ता है और अन्य प्रजातियों के राक्षस एक दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सब कुछ अलग है। यहाँ हम पर कम से कम 2 या अधिक नस्लीय समूहों से हमले हो रहे हैं और हमने जो लड़ाई लड़ी है उसमें 3 अलग अलग प्रकार की राक्षस प्रजातियां शामिल थीं, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक थी। मैं अपने कौशल की मदद से 2 राक्षस प्रजातियों के कोर को हटा सकता हूं, लेकिन तीसरे को हटाना मुश्किल है। मुझे ऐसा करने के लिए जिल से मदद मांगनी होगी। वह अब आसानी से मेरी मदद कर सकती है। कल वह एक बार फिर आगे बढ़कर विशेषज्ञ स्तर के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई। उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी और उसने कल और आज की लड़ाई के दौरान कई बार मेरी मदद की थी। आज और कल इस दुनिया में मेरे आखिरी 2 दिन होंगे और अगर मैं इससे बच गया तो मैं अमीर होकर घर जाऊंगा। इस क्षेत्र से प्राप्त सामग्री को बेचने के बाद जो धन मेरे पास होगा उससे मैं इवॉल्वर के व्यवस्थित प्रशिक्षण का खर्च उठा सकूंगा। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि संगठन के उच्च अधिकारी समान स्तर पर होने के बावजूद मुझसे कहीं बेहतर स्तर पर हैं। जिल, जो इस क्षेत्र में आने से पहले काफी अनुभवहीन थी, अब एक कुशल विकासकर्ता बन गई थी। मैं महसूस कर सकता हूं कि अगर हम दोनों लड़े तो वह मुझे हरा सकती है। ये सिर्फ उसकी क्षमता और कौशल के कारण नहीं है, बल्कि बचपन से संगठन से प्राप्त व्यवस्थित प्रशिक्षण के कारण है। किसी भी अनुभव से उस अंतर को महसूस नहीं किया जा सकता। व्यवस्थित प्रशिक्षण में न केवल लड़ाकू शैली शामिल है, बल्कि इसमें गुरुत्वाकर्षण कक्षों जैसे विभिन्न उपकरणों के तहत प्रशिक्षण भी शामिल है। यदि मुझे वर्ष भर व्यवस्थित प्रशिक्षण मिलता तो मुझे राक्षसों से निपटने में बहुत आसानी होती। मैं देख सकता हूं कि लड़ाई के दौरान जिल और अन्य द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी चालें और गतिविधियां वास्तव में उनकी बहुत मदद करती हैं। उनमें लड़ाई में एक प्रकार का लचीलापन है जिसे मैं पहचान नहीं सकता और न ही उसकी नकल कर सकता हूं। जल्द ही सभी ने अपनी लूट की मछलियां पकड़ ली और आगे बढ़ने लगे, जिसमें सुपर एलिट सबसे आगे था। पिछले कुछ दिनों के अनुभव से मैं जानता हूं कि कोई भी बड़ी भीड़ कम से कम 1 से 2 घंटे तक हम पर हमला नहीं करेगी। मेरे घाव भरने के लिए ये काफी है। कई अकेले राक्षसों या राक्षसों के छोटे समूह ने हम पर हमला किया, लेकिन हम सभी को मार गिराया। स्काउट सुरक्षित मार्ग की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम संभव हो तो राक्षसों से बचना चाहते हैं। हमारी गति बहुत तेज थी क्योंकि हमें जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचना था। समय बीतता गया और 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। मैंने सोचा था कि कम से कम 1 घंटे तक तो हमें राक्षसों की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेरे विचार बहुत आशावादी थे क्योंकि समूह का नेतृत्व कर रहे जेरी ने अचानक काम बंद कर दिया। राक्षस आ रहा है। हम केवल तभी कहते हैं जब राक्षसों का झुंड आ रहा हो और लड़ाई अपरिहार्य हो। हमें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। हमने धरती में हल्की कंपन सुनी, जिसका मतलब है कि बड़ी संख्या में राक्षस हमारी ओर आ रहे हैं। कुछ मिनट बाद हमने राक्षस को पहले देखा। मुझे ये सोचकर थोड़ी राहत मिली कि केवल एक राक्षस प्रजाति ही हम पर हमला कर रही है,
लेकिन जल्द ही एक अन्य प्रकार का राक्षस बाहर आया और बिना इंतजार किए हमला करना शुरू कर दिया। मुंह ग्राउल। दो राक्षस प्रजातियों की क्षमताओं को देखकर मेरे चेहरे पर अजीब भाव उभर आए। इनमें से कुछ लाल रंग के भालू हैं जो अपने मुंह से आग उगल रहे हैं, जबकि अन्य बैल राक्षस हैं जो अपने मुंह से पानी की बौछारें फेंक रहे हैं। इस क्षेत्र में सामान्य राक्षसों की तुलना में मौलिक राक्षस कम हैं और जो मंत्री मध्यम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं वे दुर्लभ हैं और अब मैं एक ही स्थान पर दो देख रहा हूं। थोड़ी घबराहट, भ्रम की भावना और लोहे में प्रकट होना स्पष्ट है। मैं अपनी किस्मत पर थोड़ा हंसना भी चाहता था क्योंकि इन राक्षसों से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। दोनों राक्षस काफी ऊंचाई के हैं, 12 मीटर सबसे छोटा है जबकि 18 मीटर सबसे ऊंचा है। राक्षस ने तब हमला करना शुरू किया था जब हम विशेषज्ञ स्तर के लोग अपनी तलवार पकड़कर राक्षस के इस्तेमाल के लिए आने का इंतजार कर रहे थे। 4 शिविरों के एक साथ विलय हो जाने से ढीले ढांचे में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। अब सभी कॉर्पोरल स्टेज रिवॉल्वर सामने होंगे और सभी कॉर्पोरल स्टेज राक्षसों को उनके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जबकि सभी विशेषज्ञ राक्षस उपयोग में आएंगे। वे किसी भी विशेषज्ञ श्रेणी के राक्षस को नहीं छुएंगे और यदि कोई खतरनाक राक्षस वहां पहुंच गया जहां उसे नहीं होना चाहिए, तो उसे सुपर अभिजात वर्ग द्वारा मार दिया जाएगा। कॉर्पोरल ग्रेड रक्षा की पहली परत की तरह काम करेगा जो हमारे लिए विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस को फिल्टर करेगा और यदि कोई कॉर्पोरल स्तर का राक्षस अंदर आ गया तो उसे राहेल या किसी अन्य सुपर अभिजात वर्ग द्वारा तुरंत मार दिया जाएगा। राक्षस को दूर से हमारी ओर आते देख मैंने अपने सभी हथियार सक्रिय कर दिए और व्यायाम की मुद्राएं बदलनी शुरू कर दी। freeomegaabnormal.com। ये लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। दोनों राक्षस प्रजातियां निकट दूरी और लंबी दूरी दोनों पर हमला करने में सक्षम हैं। मुंह गर्जना। एक कानफोड़ू ध्वनि के साथ विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस हमारी ओर आए। जल्द ही विशेषज्ञ राक्षसों का एक समूह अलग हो जाता है और रिवॉल्वर्स पर हमला करना शुरू कर देता है। 3 राक्षस मेरे तरफ दौड़े, उनके चेहरे पर क्रोध भरा भाव था। 3 राक्षसों में से एक लाल अग्नि भालू है जबकि अन्य 2 जल बैल हैं। हुश हुश। उन तीनों ने लंबी दूरी से हमला किया। अचानक सब कुछ धीमा हो गया और मैं उनके मुंह में बहुत धीमी गति से पानी की धार और आग का हमला होते देख सकता था। यद्यपि मेरे आसपास की हर चीज धीमी गति से चलने लगी थी, यहां तक कि मेरा शरीर भी, लेकिन मेरी विचार प्रक्रिया अप्रभावित थी। बचपन से ही ऐसा कभी कभी होता है जब मैं एड्रेनालाइन के नशे में होता हूं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता जब मैं एड्रेनालाइन के नशे में होता हूं, ऐसा अधिकतर समय होता है। कुछ लोगों को इसका अनुभव बहुत कम होता है और कुछ लोगों को इसका अनुभव तो होता है, लेकिन यह उतना उपयोगी नहीं होता जितना अन्य लोग सोचते हैं। यह उतना प्रभावित नहीं करता जितना मैं हर चीज में देख रहा हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बदल सकता क्योंकि मेरे शरीर की प्रतिक्रिया इतनी धीमी है कि मैं हमले की दिशा को देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्षमता इतनी कम है कि मैं उसके अनुसार काम नहीं कर सकता। यदि अभी मेरे शरीर में 8 मुहरें होती तो मैं तेजी से प्रतिक्रिया कर पाता और इन राक्षसों को तेजी से मार पाता। मैं ये सोचकर खुद पर हंसता हूं कि यदि मेरे पास सील्स की शक्ति होती तो मैं सीधे दौड़कर उन्हें मार देता, इससे पहले कि वे हमला कर पाते। पानी और आग के 3 हमले देखकर मैं नीचे झुक गया और अपने सिर के ऊपर अपनी ढाल का उपयोग करके हमलों में बदलाव से खुद का बचाव किया। बूम! तीनों हमले मुझसे चूक गए थे। हालांकि इस राक्षस के पास लंबी दूरी के घातक हमले हैं, उन्हें उस हमले के लिए तैयार होने में कुछ ही क्षण लगते हैं और आप उनके मुंह से उन हमलों के प्रक्षेप पथ का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वे नीले बंदरों की तरह चालाक और चतुर हैं। एक और चीज है जो मुझे इन राक्षसों के हमले से बचने में मदद करती है, वह है उनका बड़ा आकार। उनके 14-15 मीटर के आकार के कारण उनके कई हमलों, विशेष रूप से दूरी से किए गए हमलों से बचने के लिए काफी जगह है। दहाड़ो! लाल आग वाला भालू दहाड़ता हुआ मेरी ओर आया और उसके पंजे लाल आग से जलने लगे। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पहली लहर। मैंने स्कारलेट फायर बियर के आने वाले फायर क्लॉ हमले और 2 वाटर बुल्स के वाटर जेट हमलों से बचने के लिए पहली लहर की शक्ति को सक्रिय किया। धमाका! भाड़ में जाओ! मैंने गाली दी जब मैं पानी की बौछारों से बच रहा था और स्कारलेट फायर बियर के ज्वलंत पंजों से घायल हो गया। मुझे जो चोट लगी है उसे मामूली नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये गंभीर भी नहीं है। लेकिन मैं इस चोट के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकता क्योंकि दूसरा हमला होने वाला है। जब से हमने केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश किया है तब से यह वास्तविकता बन गई है। जिन राक्षसों का मैंने सामना किया उनमें से अधिकांश बी ग्रेड के थे।
वे पागल और मूर्ख हो सकते हैं लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हैं। यदि एक ही स्तर के 2 या अधिक बी ग्रेड राक्षस आप पर हमला करते हैं तो हमला करना और बचाव करना बहुत कठिन हो जाता है। नाइट ग्रेड कौशल होने के बावजूद मुझे इसका उपयोग करने का मौका नहीं मिलता है और उन पर हमला करने का कोई मौका भी नहीं मिलता है। इन राक्षसों को मारने की मेरी रणनीति यह है कि सबसे पहले मैं उन्हें ध्यान से देखूं और उनकी ताकत और कमजोरी पर ध्यान दूं, जैसे कि वे कितने प्रकार के हमले करते हैं, उनके हमलों के बीच का अंतराल, उनके बीच समन्वय आदि। सब कुछ देखने के बाद मैं हमला करूंगा। ये सबसे अच्छा तरीका है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं। मेरे जैसे कई लोग जीवन मृत्यु के कगार पर संघर्ष कर रहे हैं। आपकी ओर से एक साधारण सी गलती और आप राक्षस के हाथों अपनी जान गंवा देंगे। मेरे पूर्व साथी ने भी इसी तरह अपना जीवन खो दिया था। उसे सचमुच राक्षस ने कुचल दिया था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। उसे किसी राक्षस के बड़े पंजे से कुचल दिया गया था। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, मैंने इतनी मृत्यु देखी है कि मैं इसके प्रति उदासीन हो गया हूं और मुझे यह एहसास पसंद नहीं है। चाहे आपने कितनी ही मौतें देखी हो, आपके अंदर सहानुभूति अवश्य होनी चाहिए। जिस राक्षस से मैं लड़ रहा हूं, उसने मुझे सरल समन्वय सिखाया था कि एक ही समय में केवल 2 राक्षस हमला करते हैं और आखिरी हमला तब होता है जब 2 राक्षसों में से कोई एक हमला करना समाप्त कर देता है। और इन तीनों राक्षसों के बारे में सबसे घृणित बात यह है कि ये राक्षस लंबी दूरी के हमले में आराम का कोई समय नहीं था। वे बिना किसी प्रतीक्षा के पिछले हमले के तुरंत बाद अगला हमला कर सकते थे। मैं आशा कर रहा था कि प्रत्येक हमले के बीच कुछ सेकंड का अंतराल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने केवल 1 सेकंड का आराम देखा है जब वे कौशल चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन वह अंतराल समय पर विचार नहीं कर सकता। धमाका! मैंने पानी के जेट के एक और हमले को चकमा दिया और पानी की बूंदों को अपनी पीठ पर गिरते हुए महसूस किया, क्योंकि पानी के जेट का हमला मुझसे कुछ इंच की दूरी पर हुआ था। इस केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से मुझे केवल एक ही बात से राहत मिली है कि मेरा नाइट ग्रेड कौशल बिना किसी समस्या के काम करता है, जब तक कि यह शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस नहीं है। फ्रीवेब एंड सिग्मा वेल सीएम। मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे ये नाइट ग्रेड कौशल प्राप्त है, अन्यथा मेरे लिए यहाँ राक्षसों को मारना बहुत मुश्किल होता। गर्जना! लाल आग फिर से गर्जना हुई जब मैंने इसे फिर से लॉन्च किया। आग का पंजा। इस राक्षस को क्रोध की गंभीर समस्या है। अन्य राक्षस पागलपन में अपना दिमाग खो चुके थे, लेकिन यह निश्चित रूप से क्रोध में खो गया है। यहाँ तक कि अगर उन्हें प्रभावित करने वाली कोई विदेशी ऊर्जा नहीं होती, तो भी यह उसी तरह व्यवहार करता जैसा कि अभी कर रहा है, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जब हम लड़ने लगे तो राक्षस मुझ पर पागलों की तरह हमला कर रहा था, लेकिन वे एक दूसरे के हमले में बाधा न डालने के लिए सावधान थे। मुझे अभी भी याद है कि सिंध के जंगल में प्रवेश करने से पहले रेचेल ने इन राक्षसों के बारे में क्या कहा था कि ये राक्षस पागल हो सकते हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं। अगर आप उन्हें मूर्ख समझते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी जान गंवा देंगे। ये सच है। इस जंगल में प्रवेश करने के बाद से मैंने कई राक्षसों से लड़ाई की, लेकिन मैं शायद ही कभी एक राक्षस को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर पाया हूँ। इन राक्षसों का उपयोग अन्य राक्षसों के हमले को बाधित करने के लिए करना बहुत कठिन है, लेकिन हमेशा अपवाद होते हैं और यह स्कारलेट फायर भालू एक अपवाद है। चूंकि वह मुझ पर हमला करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे गुस्सा आने लगा और अपने गुस्से में उसने पीछे से हमला कर रहे जलबैलों के हमलों में थोड़ा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मुझे बस इसके गुस्से को दबाते रहना है जब तक कि यह पूरी तरह से खो न जाए, और उस समय मैं इस राक्षस पर एक ही गोली से हमला कर उसे मार डालूंगा। धप! एक सफेद तीर मेरे ऊपर से उड़कर थोड़ी दूर पर खड़े राक्षस पर जा लगा। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि जिस राक्षस से मैं लड़ रहा हूं उसे रेचल द्वारा मार दिया जाएगा। जब से हम इस जंगल में आए हैं, ऐसा केवल 2 बार हुआ है। अंदर ही अंदर आह भरते हुए मैं लड़ता रहा, इस लाल अग्नि भालू को क्रोधित करने की कोशिश करता रहा, और इसने काम करना शुरू कर दिया। इसने अपने साथियों के हमलों को थोड़ा थोड़ा करके बाधित करना शुरू कर दिया। मुझे बस कुछ और मिनट चाहिए और मुझे इस पर हमला करने का सही मौका मिल जाएगा। हिलाओ हिलाओ! जमीन जोर से हिलने लगी और मेरे चेहरे पर डर के भाव उभर आए। वे इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं भीतर से सवाल करता हूं, क्योंकि मैं जोखिम की परवाह किए बिना हमला करने का मन बना लेता हूं। विशालकाय राक्षस आ रहे हैं और हिलने से ऐसा लग रहा है कि इस बार उनकी संख्या 5 से भी अधिक है। गिगामटिफाइड राक्षस कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्हें सुपर अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समस्या उनके साथ है। वे एक और परत राक्षस लाए।
जिन राक्षसों से मैं लड़ रहा हूं उनकी संख्या उनके आने के तुरंत बाद दोगुनी हो जाएगी। एक और समस्या यह है कि सुपर अभिजात वर्ग कुछ मिनटों के लिए उनसे निपटने में व्यस्त होगा और बचाव में शायद ही कोई होगा। ये तब महत्वपूर्ण है जब अधिकांश लोग हताहत होते हैं और ये दर्शाता है कि एक सुपर अभिजात वर्ग के बिना हमारे लगभग 4000 लोगों का पूरा समूह आसानी से एक ही भीड़ को खत्म कर सकता है। गर्जना, फुफकार। लाल अग्नि भालू ने गर्जना की और अपने ज्वलंत पंजों से मुझ पर हमला किया, लेकिन इस बार पीछे या बगल की ओर भागने के बजाय मैं सीधे उसकी ओर भागा। राक्षस की आंखों में थोड़ा आश्चर्य सा था, लेकिन इससे उसके हमले पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे ही पंजे मेरी ओर पहुंचने वाले थे, मैंने झुककर उसके पैरों की ओर लुढ़कते हुए अपनी आस्तीन से ट्रींट के दिल के 2 टुकड़े खाए और अपने सिर पर लगे मास्क को सक्रिय किया तथा अपने जूते निष्क्रिय कर दिए। मैं उन पंजों से बच नहीं सका क्योंकि मेरी पूरी पीठ आग से झुलस गई थी। अगर कोई मेरी पीठ को देखे तो उसे उस पर जले हुए निशान मिलेंगे। फायर स्ट्राइक। मैंने आत्मविश्वास के लिए और अपनी पीठ के दर्द को नियंत्रित करने के लिए चिल्लाया क्योंकि मैं वाटर बुल्स पर हमला कर रहा था जो सीधे मुझ पर वाटर जेट से हमला कर रहे थे। फायर स्ट्राइक। मैंने आत्मविश्वास के लिए और अपनी पीठ के दर्द को नियंत्रित करने के लिए चिल्लाया क्योंकि मैं वाटर बुल्स पर हमला कर रहा था जो सीधे मुझ पर वाटर जेट से हमला कर रहे थे। पुच्छी। इससे पहले कि पानी की धार उसके मुंह से बाहर आ पाती, मेरी पतली आग की बोल्ट सीधे उसके सिर पर लगी, जिससे वह एक ही गोली में मर गया। धमाका, धमाका। उसके साथी की मृत्यु ने दूसरे बैल को स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया और उसका पानी का जेट मुझसे 1 इंच दूर रह गया। इससे मुझे स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरी ढाल तैयार थी और मेरे शरीर में घुलने वाले 2 टुकड़े दिल थे, जो मुझे मिलने वाली किसी भी चोट को ठीक कर सकते थे। फायर स्ट्राइक। मैं उस पर फिर से हमला करता हूं क्योंकि मैं भगवान द्वारा दिए गए इस अवसर को नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि मेरे मुंह में पानी की अगली धार बन रही है। धमाका। लेकिन इससे पहले कि मैं देख पाता कि मेरा हमला सफल हुआ या नहीं, एक बड़े हथौड़े जैसा अग्नि प्रहार सीधे मेरे शरीर पर हुआ और मैं टूटी पतंग की तरह उड़ गया। मुझे इस हमले से कोई आश्चर्य नहीं हुआ और मुझे इसकी उम्मीद थी, क्योंकि यही मुख्य कारण था। मैंने ट्रीट हॉट के 2 टुकड़े खा लिए। मुझे हमेशा पता था कि जैसे ही मैं फायर स्ट्राइक शुरू करूंगा, स्कारलेट फायर बियर द्वारा पीछे से मुझ पर हमला किया जाएगा। इसीलिए मैंने अपना मास्क सक्रिय किया और ट्रीट के दिल के 2 टुकड़े खा लिए, ताकि मास्क मेरे सिर की रक्षा कर सके और ट्रीट के दिल के 2 टुकड़े मुझे मिलने वाली किसी भी चोट को ठीक कर सके। दूसरी ओर मेरी दूसरी फायर स्ट्राइक पर हंसी विशुद्ध रूप से मौका देखकर है। मेरे पास पहले से ही पर्याप्त मैना थी, क्योंकि मेरे अंदर के 2 टुकड़ों ने 1 सेकंड के भीतर मेरे मैना को रिचार्ज कर दिया और दूसरा पानी का बेल भी झटका होने के कारण अपना हमला चूक गया। ये सही मौका था। एकमात्र दुख की बात यह है कि जैसे ही मैंने अपना हमला समाप्त किया, मुझे स्कारलेट फायर बियर के ज्वलंत पंजे ने घायल कर दिया, जिसने मेरे शरीर को टूटी पतंग की तरह उड़ा दिया। ऐसा लग सकता है कि इसमें कम से कम 1 मिनट लगा होगा, लेकिन ये सब 4 सेकंड में हुआ, क्योंकि अभी मेरा शरीर हवा में उछल रहा है। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरा शरीर किसी राक्षस या पेड़ से टकराने के बाद थोड़ा दूर जाकर गिरा। मैं कुछ सेकंड के लिए लाल आग भालू का पीछा करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह मेरी चोटों को ठीक करने के लिए पर्याप्त होगा। वर्तमान में मेरे शरीर का हर हिस्सा लाल आग भालू के हमलों से टूट गया था, लेकिन ये ट्रांस दिल की ताज़ा ऊर्जा के कारण तेजी से ठीक हो रहा है। जैसे ही सेकंड बीता, मेरे शरीर में गति आनी शुरू हो गई और मैं अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा हिलाने में सक्षम हो गया। ये देखकर मैंने एक एक करके अपनी कलाकृतियों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। राक्षस के विनाशकारी हमले के बावजूद मैंने अपनी कोई भी कलाकृति नहीं खोई। इस बार मैं अच्छी तरह से तैयार था और मेरी अपनी कलाकृतियों, विशेषकर मेरी तलवार पर मजबूत पकड़ थी। ग्राओल, माओ। राक्षसों की तेज आवाज सुनकर मेरा दिल डर से धड़कने लगा। विशालकाय राक्षस आ गया था और वे संभवतः अपने साथ राक्षस की एक नई परत भी लेकर आए थे। विशालकाय राक्षसों से मैं भयभीत नहीं हूं, क्योंकि वे कुछ ही मिनटों में सुपर अभिजात वर्ग द्वारा मारे जाएंगे, लेकिन जिस बात से मुझे सबसे अधिक डर लगा वह था राक्षसों का नया समूह जो वे अपने साथ लाए थे। मुझे आशा है कि जब तक मैं अपेक्षाकृत ठीक नहीं हो जाता, कोई नया राक्षस हमला नहीं करेगा। पहले हुआ हमला भी एक तरह का आशीर्वाद हो सकता है, क्योंकि उसने मुझे दूर फेंक दिया था। मुझ तक पहुंचने के लिए उस लाल रंग के अग्नि भालू ने घने युद्ध के मैदान को पार किया है। मुझे आशा है कि वह किसी तरह से मर गया होगा या कम से कम बुरी तरह घायल हो गया होगा, लेकिन मुझे पता है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी के पास अतिरिक्त राक्षस पर हमला करने का समय नहीं है जो उन पर हमला नहीं कर रहा है।
वे इसे उनसे बहुत दूर जाते हुए देखकर बहुत खुश होंगे। मैं मुख्य युद्ध से थोड़ा दूर हूं, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि मैं स्पष्ट रूप से देख सकूं कि युद्ध मेरे सामने हो रहा है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि किसी मंत्री की नज़र मुझ पर न पड़े और वह मुझ पर हमला करने की अपनी लड़ाई छोड़ दे। जैसे ही मैं अपने अंगों को हिलाने में सक्षम हो जाता हूं, मैं उन झाड़ियों की ओर रेंगता हूं जो मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। यदि झाड़ियों में छिपने से मुझे उपचार के लिए कीमती समय मिल सके, तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। मैं झाड़ी में लेटा रहा और मेरी नज़र सामने हो रही लड़ाई पर बनी रही। विशालकाय राक्षसों के आने के बाद से 20 सेकंड हो चुके हैं और मैं राक्षसों की संख्या में स्पष्ट वृद्धि देख सकता था, लेकिन मैं विशालकाय राक्षसों की तेज चीखें भी सुन सकता था क्योंकि वे सुपर अभिजात वर्ग से मार खा रहे थे। कुछ सेकंड बीत गए, मैं सांस रोककर लड़ाई के साथ साथ अपने उपचार की प्रगति पर भी नजर रख रहा था और जल्द ही मैं इतना ठीक हो गया कि हल्के दर्द के साथ अपने अंगों को स्वतंत्र रूप से हिला सकता था। मैं जड़ी बूटियों में प्रशिक्षण की स्थिति में खड़ा था और अपनी तलवार तैयार रखी। अब मैं अपेक्षाकृत स्वस्थ हूं और मैं हमला कर सकता हूं। जैसे ही मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, मैं फिर से युद्ध में शामिल हो जाऊंगी। गर्जना। कुछ ही सेकंड बीते थे कि मैंने गर्जना सुनी और कुछ ही देर बाद 2 स्कारलेट फायर भालू मेरी नज़र में आ गए। वह आया और अपने साथ एक मित्र भी लाया। सूंघ सूंघ, मैंने अपनी गंध का अनुसरण करने के लिए चारों ओर सूंघना शुरू कर दिया। इस जंगल में हर राक्षस की अपेक्षाकृत अच्छी नाक थी और यदि वे आपको ढूंढने के लिए उत्सुक हैं, तो वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं चाहे आप कितनी भी दूर छिप जाएं। आग हमला। मैं पेड़ के दिल का टुकड़ा निगलने के बाद हमला करता हूं। इससे पहले कि दूसरा लाल अग्नि भालू ये बता पाता कि उसे क्या मारा गया, वह मर गया क्योंकि उसका शरीर धड़ाम से नीचे गिर गया। गर्जना। मेरा बूढ़ा जोर से गुर्राता हुआ मेरी ओर दौड़ा, उसकी आंखों में क्रोध भर गया। जो भी पागलपन उसमें था, वह क्रोध में बदल गया। मैं उसे अपनी ओर आते देख मुस्कुराया। मैं इसे भी उतनी ही आसानी से मार सकता था जितनी आसानी से दूसरे को मार सकता था, लेकिन मैंने इसे और भी क्रोधित करने के लिए जीवित रखा। ये जितना अधिक क्रोधित होगा, उतनी ही अधिक गलतियां करेगा और मैं इसे आसानी से मार सकूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने नाइट ग्रेड कौशल से इसे मारने में 2 मिनट से अधिक समय लगेगा और मैं सही था। धप। धमाके के साथ उसका शरीर जमीन पर गिर गया। मैंने उसे 1 मिनट के भीतर ही मार डाला क्योंकि उसने मुझ पर झपट्टा मारकर एक साधारण सी गलती की थी, जिससे वह एक आसान उड़ता हुआ लक्ष्य बन गया। औषधि पीकर और आराम करते हुए मैं मुख्य युद्ध क्षेत्र की ओर चला ताकि मदद कर सकूं, क्योंकि युद्ध अभी भी पूरे जोश में चल रहा है।